Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video, जहां हम रोज़ाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सो आज है 3 मई, तो चलिए देख लेते हैं कि आज की न्यूज़पेपर में हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में, बिकॉज बीते कुछ दिनों में लिक्विड नाइट्रोजन का जो इशू है ये टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक बच्चा स्क्रीम कर रहा है एंड देन देयर वाज दिस अडल्ट जो कि वाइट स्मोक अपने जिनके मुंह और नाक से वाइट स्मोक निकल रहा है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लिक्विड नाइट्रोजन फूड आइटम्स में किस तरह यूज़ होता है, बिकॉज रिसेंटली तमिलनाडु की जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है इन्होंने एक स्ट्रिक्ट सर्कुलर इशू कर दिया है कि लिक्विड नाइट्रोजन को सिर्फ और सिर्फ पैकेज फूड की प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो वी विल अंडरस्टैंड कि लिक्विड नाइट्रोजन होता क्या है और इसको फूड प्रिजर्वेशन के लिए किस तरह यूज़ किया जाता है एंड इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। सो विल अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट लिक्विड नाइट्रोजन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे इंडियन स्पाइसेस अभी थोड़ा सा हीट फेस कर रहे हैं क्योंकि देर आर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 5 कंट्रीज़ एटलीस्ट जिन्होंने इंडियन स्पाइसेस का जो वहाँ पे इंपोर्ट होता है उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जो है वो अनाउंस कर दी है। सो विल अंडरस्टैंड कि ये पूरा का पूरा इशू क्या है, बिकॉज़ ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन स्पाइसेस हैं उसकी फूड सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया है दैट दे आर कंटामिनेटेड विद इथाइलिन ऑक्साइड। तो किस तरीके से ये कंटामिनेशन हो सकती है, इसके हेल्थ कंसर्न्स क्या होते हैं एंड स्पेशली इंडिया ने इसे लेकर किस तरह रिस्पॉन्ड किया है, हाउ हैव वी रिस्पॉन्डेड टू इट। और फूड सेफ्टी को लेकर हम यहाँ पे एक डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या इंडिया के अंदर फूड सेफ्टी कहीं ना कहीं लैक कर रही है, जो बाकी कंट्रीज़ इस तरीके से कंटामिनेशन को फ्लैग आउट कर रहे हैं। सो विल अंडरस्टैंड दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट 1 जुलाई से इंडिया में हमारे जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं ये इनैक्ट होने वाले हैं, तो ये लागू होने वाले हैं, इन्फोर्स होने वाले हैं। तो इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट एक बहुत ही इंटेंसिव ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी लेकर आई है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, प्रिजन डिपार्टमेंट के लिए ऑल अक्रॉस द कंट्री, जहाँ पे सेंटर स्टेट पुलिस फोर्सेस को ट्रेन करेगी ऑन द न्यू क्रिमिनल लॉज जो कि 1 जुलाई से इन्फोर्स हो जाएंगे। तो इसके बारे में भी एक ब्रीफ डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आज पॉक्सो एक्ट भी न्यूज़ में है। पॉक्सो एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी क्लियर स्टेटमेंट दी है जहां कहा है कि जो पॉक्सो एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, बिकॉज बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। बिकॉज पॉक्सो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट, एंड दिस एक्ट कैन नॉट बी इग्नोर्ड जस्ट बिकॉज कहीं पे कोई चाइल्ड मैरिज कंटिन्यू हो रही है, या फिर बहुत बार देखा जाता है कि जो एब्यूसर्स हैं वो कन्विक्शन से बचने के लिए माइनर विक्टिम के साथ शादी कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं। सो इन सब चीज़ों से जो पॉक्सो एक्ट का ऑब्जेक्टिव है वो इग्नोर नहीं होना चाहिए, वो इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो एक बेसिक आइडिया लेंगे हम कि हमारा पॉक्सो एक्ट है क्या और इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं। सो प्लीज़ टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है, प्लीज़ डू लाइक कमेंट बिलो। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट आर्टिकल जो कि लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में है। नाउ लिक्विड नाइट्रोजन न्यूज़ में है एंड हमारे पास जो लेटेस्ट सर्कुलर तमिलनाडु गवर्नमेंट का आया है उसमें क्लियरली कहा गया है कि लिक्विड नाइट्रोजन को सिर्फ और सिर्फ फूड पैकेजिंग की प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाए। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ प्रिजर्विंग फूड के लिए, जिन जिन फूड को आपको प्रिजर्व करना पड़ता है उस केसेस में लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ किया जाए। अब एक बार समझ लेते हैं कुछ बेसिक बातें लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में। जब भी हम कहते हैं कि वी आर यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन तो उसका मतलब क्या है। हमारे पास नाइट्रोजन जो कि एक एलिमेंट है, इसकी लिक्विफाइड फॉर्म जो है, इसकी लिक्विफाइड फॉर्म को हम कहते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। जब हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसे कंप्रेस किया जाए, सबसे पहले नाइट्रोजन को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के साथ साथ नाइट्रोजन गैस की कूलिंग की जाती है। कंप्रेसिंग एंड कूलिंग ऑफ योर नाइट्रोजन गैस ने कूलिंग कर ली कि अब उस
कि जो इसका इवेपोरेशन पॉइंट है दैट कम्स टू द लेवल ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर इस गैस को अब इवेपोरेट करना है तो वो -196 डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर आएगा वो गैस तब इवेपोरेट कर पाएगी। तो इतने लेवल पे इसको कंप्रेस और कूल किया जाता है कि इसका जो पॉइंट है, इवेपोरेशन पॉइंट, वो काफ़ी ज़्यादा जो कूलिंग है वो इससे भी बिलो के लेवल पर की जाती है। अब देखिए, लिक्विड नाइट्रोजन को बहुत ही अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूजली यूज्ड फॉर फ्रीजिंग एंड चिलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द फूड। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे आजकल कहीं पे कोई आइसक्रीम्स बन रही हैं या फिर जहाँ पे भी कोई चिलिंग का जहाँ पे काम होता है, फ्रीजिंग का काम होता है, वहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन बेसिकली हेल्प्स जिससे कि जो फूड है वो काफ़ी टाइम के लिए फ्रेश रहता है। तो एक तो ये यूज़ है हमारे पास कि येस, फूड के अंदर हमारे पास फूड की जो लाइफ है उसे बढ़ाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। लेकिन एक और चीज़ है हमारे पास, पहले लिक्विड नाइट्रोजन को ट्रेडिशनली कैंसर की मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। 1960s के दौरान इट वाज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बेनाइन प्री कैंसरस ट्यूमर्स। उनको फ्रीज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था और इसे कहा जाता था क्रायोथेरेपी, जिससे कि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता था। अभी हमने देखा कि -196 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर के पास होता है ये एलिमेंट और इसको यूज़ करके कैंसर सेल्स को फ्रीज करके डिस्ट्रॉय किया जाता है। इवन इससे क्रायो एडिशन भी की जाती है। कोई फॉरेन बॉडीज़ हैं हमारी बॉडी में, उसको भी रिमूव किया जाता है यूजिंग द लिक्विड नाइट्रोजन। तो क्रायोथेरेपी के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्रायो एडिशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारे केसेस के अंदर क्रायो प्रिजर्वेशन की जाती है। कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल है, कोई स्पर्म है, कोई एग है, कोई एनिमल जेनेटिक सैंपल है, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। एंड फर्दरमोर आजकल एक कूलिंग कंक्रीट जो है उसको यूज़ करने के लिए भी उसके अंदर भी लिक्विड नाइट्रोजन को डाला जाता है कंक्रीट को कूल डाउन करने के लिए। सो ऑफ कोर्स जो इनिशियली एक कह लीजिए कि फ्रीजिंग एजेंट के जैसे, पैकेजिंग फूड के जैसे यूज़ हो रहा था, इसके मल्टीपल हमारे पास आज के टाइम पे यूजेस हैं। लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन से जुड़े हुए थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर लिक्विड नाइट्रोजन को कंज्यूम किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं या फिर जो बॉडी पार्ट्स हैं, इनकी स्कॉचिंग हो सकती है। ये जिस तरह से फ्रॉस्ट बाइट होती है उस तरीके से ये रिजेंबल हो सकता है। कोई भी ऐसा एरिया जो उसके कांटेक्ट में आता है, जैसे कि लिप्स, टंग्स, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, वहाँ पे लिजन्स बन सकती हैं, टिश्यू बर्न्स हो सकते हैं। और अगर इसे इंजेस्ट कर लिया जाए लिक्विड नाइट्रोजन को, तो इसके इंजेक्शन की वजह से स्टमक के अंदर परफोरेशन भी हो सकती है। इन्हेलेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकती है, और अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, इट कैन लीड टू अनकॉन्शियसनेस एंड इवन इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। सो लिक्विड नाइट्रोजन, जिसको आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, इट शुड बी हैंडल्ड बाय अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल। इसका एक प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर होता है। कंट्रोल लैब्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रॉपर हैंडलिंग के साथ लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ कि इस फ्रीजिंग एजेंट, चिलिंग एजेंट को बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर भी, बहुत सारे फैंसी रेस्टोरेंट्स के अंदर अपने डिशेस को और ज़्यादा फैंसी बनाने के लिए इसको यूज़ करना शुरू कर दिया गया। इनिशियली तो इसको देखो, अब इसके पीछे साइंस क्या है इस चीज़ को समझिए। लिक्विड नाइट्रोजन को पैकेजिंग के लिए इसलिए यूज़ करते हैं कि सपोज करो आपके पास कोई पैकेट है, उसके अंदर आपने लिक्विड नाइट्रोजन डाल दिया, ठीक है, यू हैव एडेड लिक्विड नाइट्रोजन इनटू दैट। अब क्या होगा, जब लिक्विड नाइट्रोजन इवेपोरेट होगा इस पैकेट के अंदर, जब लिक्विड नाइट्रोजन इवेपोरेट होगा तो वो अपनी इवेपोरेशन के साथ जो ऑक्सीजन है ना उसको रिमूव कर देता है, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है। और एक बार अगर आपके पैकेट के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो माइक्रोबियल एक्शन है वो नहीं हो पाता और जो फूड आइटम्स हैं वो फ्रेश रहती हैं। इसीलिए कॉफ़ी की पैकेजिंग में, कहीं पे कोई पोटैटोस को क्रिस्प रखने के लिए, पीनट बटर, मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स,
किसी भी चीज़ की जब पैकेजिंग होती है, फूड पैकेजिंग, तो इस साइंस की वजह से कि नाइट्रोजन जब इवेपोरेट होगी वो ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देगी, और ऑक्सीजन अगर डिप्लीट हो गया तो माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होगी। इस साइंस को मद्देनज़र रखते हुए लिक्विड नाइट्रोजन को फूड पैकेजिंग में यूज़ किया गया। एंड अब यही बात की गई है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर इशू किया है उसमें यही बात रखी गई है कि अब आपको इसे सिर्फ और सिर्फ फूड पैकेजिंग के लिए ही यूज़ करना है, इसके अलावा इसे और कहीं पे भी यूज़ नहीं किया जाएगा। आज के टाइम पे आप देखिए लिक्विड नाइट्रोजन को डायरेक्टली बिस्किट्स में डाला जाता है, आइसक्रीम्स में डाला जाता है, वेफर बिस्किट्स बनाए जाते हैं, फूड ड्रिंक्स में डाला जाता है। वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर कहीं पे भी लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है, नाइट्रोजन पहले कंप्लीटली इवेपोरेट होनी चाहिए उस फूड आइटम से, उस ड्रिंक से, उस आइसक्रीम से, उस बिस्किट से, बिफोर दे आर सर्व्ड, बिफोर यू आर कंज्यूमिंग इट। लिक्विड नाइट्रोजन पूरी तरीके से इवेपोरेट होनी चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आजकल बहुत सारे आप देख रहे हैं कि आइसक्रीम जॉइंट्स खुल रहे हैं, स्टूडियोज़ खुल रहे हैं, जहाँ पे बहुत ओपनली लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ किया जा रहा है। उसका यूज़ खराब नहीं है, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन पूरी तरीके से इवेपोरेट होना चाहिए बिफोर सर्विंग दैट पर्टिकुलर फूड आइटम टू द कस्टमर। ये बात आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। सो इंडियन स्पाइसेस का जो इशू है ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है। हम ये बात जानते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़, सिंगापुर, हांगकांग, यूएस, दे हैव अनाउंस्ड एन इन्वेस्टिगेशन प्लान कि हमारे जो कुछ मसाले जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं इन फॉरेन कंट्रीज़ में बाय द ब्रांड्स लाइक MDH एंड एवरेस्ट, दे आर कंटेमिनेटेड, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अनाउंस कर दी गई है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये पूरी बात की शुरुआत हुई कहाँ से। ये लास्ट मंथ अप्रैल में हांगकांग का सेंटर फॉर फूड सेफ्टी, इन्होंने कुछ मसालों का जो सेल है उसे सस्पेंड कर दिया। कुछ 2 ब्रांड्स हैं, उनके पर्टिकुलर मसालों की सेल को सस्पेंड कर दिया और कहा कि इन मसालों के अंदर इथाइलिन ऑक्साइड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, एंड दीज मसालाज, दीज स्पाइसेस आर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जिसके बाद जब हांगकांग ने ये किया तो साथ ही में सिंगापुर की तरफ से भी ये चीज़ होनी शुरू हुई। यूएस की तरफ आज हम देखें तो यहाँ पे मालदीव्स भी एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इन स्पाइसेस के एक्सपोर्ट को सस्पेंड करने की बात कर रहा है। तो देखिए, अगर हम ये कह देते हैं कि इस पर्टिकुलर स्पाइस में इथाइलिन ऑक्साइड का लेवल हाई है तो इट हैज़ अ वेरी हाई हेल्थ कंसर्न्स। इथाइलिन ऑक्साइड बेसिकली एक कलरलेस और फ्लेमेबल गैस है, जिसको इनिशियली तो मेडिकल डिवाइसेस की स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता था। इस केमिकल को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, स्पेशली जो फूड प्रोडक्ट्स हैं ना, उनकी स्टेरिलाइजेशन के लिए इथाइलिन ऑक्साइड को यूज़ कर दिया जाता है। कोई स्पाइसेस हैं, कोई ड्राई वेजिटेबल्स हैं, कोई भी फूड कमोडिटी है, उसकी स्टेरिलाइजेशन के लिए काफ़ी बार इथाइलिन ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। अब क्या है कि अगर आप सपोज करो स्पाइसेस की आप स्टेरिलाइजेशन कर रहे हो, उसमें इथाइलिन ऑक्साइड ऐड कर रहे हो, उससे क्या होता है कि स्पाइसेस के अंदर होने वाली जो माइक्रोबियल कंटैमिनेशन जो है वो कम हो जाती है, जिससे कि जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। हाउएवर ये प्रोसेस हमेशा एयर टाइट नहीं होता। अगर ये एयर टाइट हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एयर टाइट नहीं होता। और दूसरा, जब आप इन प्रॉपर तरीके से या फिर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से पीछे रेजिड्यू रहने शुरू हो जाते हैं। वो रेजिड्यूज़ टॉक्सिक होते हैं और कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब उनसे कैंसर हो सकता है। लास्ट ईयर एक इशू काफ़ी रेज हुआ था जहाँ पे हमने देखा था कि कुछ इंडियन मेड कफ सिरप्स की वजह से अफ्रीका में काफ़ी बच्चों की डेथ हुई थी। जब उसको भी देखा गया तो वहाँ पे भी ये कहा गया कि उन कफ सिरप्स के अंदर इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला है, एंड ये इथाइलिन ग्लाइकॉल इज़ अ रेजिड्यू जो कि इथाइलिन ऑक्साइड से ही आता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर इथाइलिन ऑक्साइड का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहता है, इसकी वजह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसर्स, स्पेशली लिम्फोमा और ल्यूकेमिया जैसे जो कैंसर्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं। तो इथाइलिन ऑक्साइड इज़ अ बिग हेल्थ कंसर्न जिसे इन कंट्रीज़ ने यहाँ पे रेज किया है। अब देखिए, इसे देखते हुए इवन अगर हम यूएस देखें तो यूएस भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया से आने वाले सब्सटेंसेस की जो एंट्री है उसे रिफ्यूज़ करते हैं।
बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो यही कहते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर सैल्मोनेला है, और अगर सैल्मोनेला कंज्यूम हो जाएगा तो इसमें सैल्मोनेलिसिस हो सकती है, जो कि बेसिक एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फूड बॉर्न इलनेस है। बहुत सारी आइटम्स को वो मिस ब्रांडिंग की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर अडल्टरेशन है, या ज़्यादा आर्टिफिशियल कलर्स ऐड किए गए हैं। तो अलग अलग टाइम्स पे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको काफ़ी बार रिफ्यूज़ किया जाता है, एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ द कंटामिनेशन विद सैल्मोनेला। और अब दोबारा से जो इन्वेस्टिगेशन है उसे इन्वोक किया गया है, सीकिंग दैट कि अच्छे से देखा जाए कि इन जो आइटम्स हैं इनके अंदर कौन कौन से पैथोजेंस या फिर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए, इसे लेकर इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, हम ग्लोबल एक्सपोर्टर हैं स्पाइसेस के। तो इसे देखते हुए स्पाइस बोर्ड इंडिया के अंदर जो है उन्होंने करेक्टिव मेजर्स को अनाउंस किया। सबसे पहले कोई भी कंसाइनमेंट जो कि सिंगापुर या हांगकांग जा रही है उनको थरोली टेस्ट किया जाए, ये मैंडेटरी कर दिया है। साथ ही में जो फूड और ड्रग एजेंसीज़ ने ये कंटामिनेशन का इशू रेज़ किया है उनसे टेक्निकल और एनालिटिकल रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। और साथ ही में जो कंसर्न्ड एक्सपोर्टर्स हैं उनको ये कहा गया है दैट दे नीड टू टेक द करेक्टिव मेजर्स, वो सभी रेलिवेंट स्टैंडर्ड से आप अडेयर कीजिए, एंड you should prevent the ethylene oxide contamination. So yes, Spice Board in India is definitely taking steps, and even FSSAI have directed the state regulators कि वो अपने अपनी स्टेट में जो मेजर ब्रांड्स हैं उनके सैंपल्स को कलेक्ट करें और टेस्ट करें कि उनके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं। अब देखिए, यहाँ से एक इशू जो रेज होता है वो ये है कि क्या इंडिया में कहीं ना कहीं फूड सेफ्टी लैक कर रही है। हमारी फूड इंडस्ट्री में फूड सेफ्टी चैलेंजेस को हम अच्छे से एड्रेस कर पा रहे हैं या नहीं। देखिए, जब हम चैलेंजेस देखते हैं तो एक बड़ा चैलेंज ना ऑपरेशनल चैलेंज है। इंडिया में बहुत ही डाइवर्स फूड लैंडस्केप है, और इतनी डाइवर्सिटी होने के साथ साथ हमारे पास एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रिकॉर्ड नहीं है जिससे कि हम देख पाएँ कि कहीं पे फूड फ्रॉड तो नहीं हो रहा, हम मैन्युफैक्चरर्स को प्रिवेंट कर सकें बाय ट्रेसिंग द इंग्रेडिएंट्स कि वो कहाँ से इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, और उनके पोटेंशियल रिस्क को हम असेस कर पाएँ। सो येस, ट्रेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। इट्स चैलेंजिंग फॉर इवन स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस, बिकॉज उनकी भी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चैलेंजेस की वजह से फूड सेफ्टी एक कह लीजिए कि बैक स्टैप फूड सेफ्टी के कंसर्न्स को इंडिया में मिल जाता है। अब इसे लेकर दिल्ली का एक थिंक टैंक है विच इज़ ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। इन्होंने कहा है कि देखिए, ये इतना बड़ा इशू रेज हुआ है, हमारे नियरली $700 मिलियन के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस टाइम पे अपनी मार्केट्स के अंदर स्टेक में हैं, और अगर हमारी इमेज के ऊपर नुकसान होता है तो इससे इंडिया का जो स्पाइस एक्सपोर्ट है उसके ऊपर रेगुलेटरी एक्शन की वजह से एक कैस्केडिंग इफेक्ट हो सकता है। हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो सकती है, इंडियन एक्सपोर्ट में एक ड्रामेटिक डाउन टर्न आ सकता है। इस सब से जो हांगकांग और आसियान बेस्ड कंट्रीज़ जो ये बैन लगा रही हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, इससे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। तो जल्द से जल्द इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए, जल्द से जल्द जो चैलेंजेस रेज किए गए हैं, जो इश्यूज फ्लैग किए गए हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। मूविंग अहेड, हमारे पास 1 जुलाई से जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं ये इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, और जिसकी वजह से यूनियन गवर्नमेंट बहुत ही इंटेंसिव ट्रेनिंग कर रही है पुलिस और प्रिजन डिपार्टमेंट की, ताकि जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो 1 जुलाई से इफ़ेक्टिवली इंडिया के अंदर हमारे पास आ सके। अब आप एक चीज़ देखिए कि हमारी पार्लियामेंट में जो 3 पहले एग्जिस्टिंग लॉज थे, कौन कौन से लॉज थे? सबसे पहले IPC, इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860, देन देयर वाज CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, एंड योर इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। इनको हटाकर रिप्लेस करके इनकी जगह पे एक प्रोग्रेसिव और मॉडर्न लेजिस्लेशन आ रहा है। इंडियन पीनल कोड की जगह पे अब हमारे पास होगा भारतीय न्याय संहिता 2023। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC की जगह पे होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 की जगह पर आ जाएगा भारतीय सक्षम अधिनियम 2023, साक्ष्य अधिनियम 2023।
सो ये न्यू लॉज जो हैं इनको इसीलिए बनाया गया है कि हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है उसमें एक स्पीडी जस्टिस मिल सके सिटीजन्स को, और हमारी जुडिशरी और जो कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है इट शुड गेट स्ट्रेंथेंड अप. वी शुड अचीव द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बाय ऑल, एंड इसे अचीव करते हुए 1 जुलाई से ये 3 नए एक्ट जो हैं ये बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, और इसीलिए जो ट्रेनिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है. तो एज ऑफ नाउ अभी हमने यही याद रखना है कि किसको कौन रिप्लेस कर रहा है. आईपीसी को रिप्लेस कर रहा है भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी को रिप्लेस कर रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसे रिप्लेस कर रहा है भारतीय साक्ष्य एक्ट ऑफ 2023. तो ये हमारे 3 नए बिल्स होने वाले हैं. उसके अलावा आज पॉक्सो एक्ट को भी मेंशन किया गया और कहा गया कि पॉक्सो एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए. देखिए, हमारे पास जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012 है, इट्स अ वेरी क्रूशियल लेजिस्लेशन जो कि बच्चों को, चिल्ड्रंस को सेक्सुअल अब्यूज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया है. ये कोई नया एक्ट नहीं है. 2012 में पॉक्सो एक्ट आता है बिकॉज उस टाइम पे इंडिया यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1992 में जो कन्वेंशन आई थी हम उसे अडेयर करते हैं, उसे रैटिफाई करते हैं, जिसके चलते इंडिया पॉक्सो एक्ट इम्प्लीमेंट करता है. तो ये बेसिकली एक स्पेशल लॉ है जिसमें अगर बच्चों की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, उन ऑफेंसेस को एड्रेस करने के लिए ये अलग से पॉक्सो एक्ट हमारे पास आता है. पॉक्सो एक्ट में कोई भी ऐसा बच्चा या पर्सन जिसकी एज 18 साल से कम है तो वहाँ पे ये पॉक्सो एक्ट आता है. इस एक्ट के अंदर पनिशमेंट जो है दैट वुड बी एज पर द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस. इस एक्ट को टाइमली अमेंड किया जाता है, रिव्यू किया जाता है. 2019 में इसे रिव्यू किया गया था, अमेंड किया गया था, जिसमें और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स लाई गई थी इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी अगर कहीं पे भी सेक्सुअल क्राइम बच्चों के ऊपर कमिट किया जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी रिसेंटली 2020 में भी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स जो हैं वो पॉक्सो के जो हमारे पास नोटिफाई किए थे. सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन. देखिए, मैं यहाँ पे चिल्ड्रन टर्म यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये एक जनरल न्यूट्रल नेचर का एक्ट है. इसमें बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों सेक्सुअल अब्यूज़ के विक्टिम हो सकते हैं. इसे रिकग्नाइज किया जाता है. सो दिस अब्यूज़, the abuse against children, this is the crime regardless of the gender. So सभी बच्चे, सब बच्चों के पास have the right to protection from the sexual abuse and exploitation. और इसी चीज़ को फॉर्म करते हुए पॉक्सो एक्ट हमारे पास इंडिया में प्रेजेंट है. That is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.